स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे। बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बेसिकली हमारे 3 वर्ड से बना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन का मीनिंग क्या है? डोमेस्टिक कंट्री के अलावा जिस कंट्री में हम स्टे कर रहे हैं उस कंट्री को हम डोमेस्टिक कंट्री बोलते हैं। तो उस कंट्री के अलावा जो रेस्ट ऑफ वर्ड बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंट्री बोलेंगे। तो ये क्या हुई हमारी फॉरेन। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ? हमारी कंट्री की यानी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की करेंसी बची उसको हम फॉरेन करेंसी बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा? जिस रेट पर हमारी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज किया जाएगा फॉरेन करेंसी के साथ, उस रेट पर किया जाता है, उस रेट को ही हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू द फॉरेन करेंसी ऑफ ऑल कंट्री अदर देन डोमेस्टिक कंट्री। यानी हमारी कंट्री से अलग जो भी बचेगा वो क्या होगा? हमारी फॉरेन करेंसी होगी। और ये इसको क्या बोलेंगे? हम फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज, जिस पर हम एक्सचेंज करेंगे फॉर अ डोमेस्टिक करेंसी को इज नोन एज अ फॉरेन करेंसी को, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे। लाइक एग्जांपल दे रखा है क्या? $1 हमें परचेज करना हो तो हमें कितना रुपए पे करना पड़ेगा? 60 रुपये। तो यहाँ पर जो रेट है यानी $1 का कितना है? 60 रुपये। तो उस रेट को ही हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है टिल एट प्रेजेंट क्या था, हमारा पहले क्या था और अब क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें 1876 से पहले तो हमारा कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। वो आप सबको पता है क्या होता है उसमें? गुड्स के बदले गुड्स। यानी मैंने अपने लैंड पर वीट प्रोड्यूस की है, मैं अपनी लैंड पे सिर्फ वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ, पर मुझे क्या चाहिए? बाजरा चाहिए या कोई और थिंग्स चाहिए जो उसके पास है, बट मेरे पास वो चीज़ नहीं है और उसके पास वो चीज़ है जो मुझे चाहिए और उसको वो चाहिए जो मेरे पास है। तो मैंने क्या किया? अपनी वीट देकर बाजार प्रोड्यूस ले लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो मैंने गुड्स के बदले गुड्स ले लिए। तो उस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ये कब तक चलता था? 1876 से पहले चलता था, बट 1876 के बाद और 1914 के पहले क्या आ गया था? बाटा गोल्डन स्टैंडर्ड आ गया था, गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या होता था? अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री पैक्ड इट मनी टू द गोल्ड। मीन्स क्या है कि अपनी कंट्री की करेंसी को वो पैक्ड करते थे, किसके साथ? गोल्ड के साथ। पैगिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या होगा? इसमें अपनी करेंसी यानी एक कंट्री अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ इक्विलेट करती है। तो पैगिंग सिस्टम को ये बोलते हैं कि अपनी करेंसी को दूसरी स्ट्रॉन्ग करेंसी, जिस कंट्री की स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसके साथ क्या करेंगे? इक्विलेट करेंगे। इसको पैगिंग बोलते हैं। तो इस सिस्टम में हर एक कंट्री पैग करती थी अपनी मनी को, किसके साथ? गोल्ड के साथ। तो गवर्नमेंट होती थी वो क्या करती थी? गोल्ड स्टैंडर्ड का यूज़ करती थी बाय और सेल करने के लिए। इसमें जो रेट था वो क्या था? फिक्स पेरिटी रेट था। तो इसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या करते थे? दो कंट्री के बीच में जो पेरिटी डिसाइड की जाती थी वो किसके बेसिस पे डिसाइड की जाती थी? गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड की जाती थी। यानी जो भी रुपीज़ है ये किस पे चेंज करते थे? अपना गोल्ड में चेंज करते थे। तो जो गोल्ड है वो हमारा नेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर रिजर्व का भी काम करता है। जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा उसकी वेल्थ इतनी ज़्यादा बेटर मानी जाती थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? जो ट्रेड भी होने लगे वो गोल्ड में होने लगे, तो गोल्ड की कमी होने लगी। तो इस सिस्टम से उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और 1914 के बाद यानी इसको चेंज करना चाहा, पर इसके 1914 के बाद वॉर 1 और वॉर 2 हो गया, जिसकी वजह से कोई सिस्टम तो नहीं था, बट क्या हुआ? यहाँ पर हमारा जो पेरिटी थी ना वो डिसाइड की जाती थी गोल्ड पे भी और डॉलर पे भी। मेजॉरिटी यहाँ पर हमारा जो करेंसी चलती थी वो डॉलर चलती थी। तो क्या हुआ? इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ पर कोई सिस्टम ना होके हमने 1944 के अंदर एक ब्रिटेन वुड सिस्टम ने साइन किया। तो इस सिस्टम में क्या हुआ? जो भी करेंसी थी वो सबसे पहले यूएस डॉलर में लेके आते, उसके बाद काम किया जाता। तो यानी ये वहाँ की स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी थी? यूएसए डॉलर होती थी। तो वो पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके ही ट्रेड किए जाते थे। तो वहाँ पर हमारा यूएस डॉलर एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। ये हमारा 1976 तक तो चला, 77 तक तो चला और 1977 में हमारा ब्रिटेन वुड सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। वैसे इसका मेन रोल तो 73 तक ही है। 77 में ब्रिटेन वुड सिस्टम को पूरी टोटली तरह से ख़त्म कर दिया और हमारा एक्सचेंज रेट आ गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया।
जो टिल एट प्रेजेंट हमारा कौन सा रेट चलता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलता है। उसमें क्या होता है, जो रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि हमारा मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर कि हमारे मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसी के बेसिस पर हमारा रेट डिसाइड किया जाता है। पहले हमारी जो गवर्नमेंट डिसाइड करके दे देती थी एक रेट फिक्स, उस रेट को हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते थे, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम के टाइम चलता था। तो अब इस सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा यहाँ पर क्या चलेगा, डॉलर चलेगा। यहाँ पर सिर्फ डॉलर को लेके चलेगा। डॉलर का साइन कौन सा होता है, ये डॉलर का साइन है। तो इस चैप्टर में हम ज्यूम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या है, यहाँ पर डॉलर है। ठीक है, तो ये था, ये वाला जो सिस्टम है मॉनेटरी सिस्टम जो टिल प्रेजेंट, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको इसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप इसको समझ जाओगे कि क्या सिस्टम कैसे आया, तो इससे आपका क्या होगा कि आपको चैप्टर लर्न करने में, आगे जो भी चीज़ें हैं आगे ग्रैब करने में मुश्किल नहीं होगी, तो आप इसको ईजिली समझ लोगे। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाया है। ये आपके बुक में भी दे रखा है, ये देखो, देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम दे रखा है, तो इसको आप यहाँ से रीड करना। ये गोल्ड की दे रखा है कि कितना क्या योन था यूएस डॉलर में, ईच कंट्री अपना वैल्यू डिसाइड करती थी किसकी टर्म में, गोल्ड की टर्म्स में। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ दे रखी है, इसको आप एक और यहाँ से रीड करना। ये ब्रिटेन वुड सिस्टम आ गया, इसमें डिफरेंट करेंसी अपनी करेंसी को पैक करती थी किसके साथ, यूएस से डॉलर के साथ। तो ये आपको इस पेज पर रीड करना है। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्या था, ये कुछ पॉइंट यहाँ पर भी है, ये 3 पॉइंट्स, तो इसको आप यहाँ पे रीड करना। बाद में इस सिस्टम को, यानी ये देखो, बाद में इस सिस्टम को ख़त्म करके रिप्लेस कर दिया था किसके अंदर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो उसके अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही कैसे बना उसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, बिफोर मार्च 1992 से पहले जो हमारा रेट चलता था वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किया गया था आरबीआई के द्वारा। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन की जाती थी करंट अकाउंट की, वो किस में की जाती थी, फॉरेन एक्सचेंज फिक्स एक्सचेंज रेट पे की जाती थी। करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन जो बीओपी में किया था ना, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, वही है। अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से जाके उसको देख सकता है, कुंदन एजुकेशन आइकन पर। तो क्या था, फिक्स एक्सचेंज पर की जाती थी बिफोर, बट पब्लिक इसके अपोज थी और उन्होंने क्या किया, वो स्ट्राइक पे बैठ गई। तो मार्च 1992 से लेके वो मार्च 1993 तक स्ट्राइक पे थी। तो जिससे गवर्नमेंट ने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम निकाला, जो कि आरबीआई के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। वो 60 और 40% का रेशो था, जिसमें 60% गुड और इंडिविजुअल आइटम को कन्वर्ट करे जा रहे थे फ्लेक्सिबल रेट पर, और 40% गुड और इंडिविजुअल आइटम फिक्स रेट एक्सचेंज पर किए जा रहे थे। तो पब्लिक क्या बोली, हमें फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं चाहिए। तो वो अगेन स्ट्राइक पे बैठी और अगेन इसका अपोजिशन करने लगी। तो गवर्नमेंट ने वो क्या करी, पब्लिक ने अगेन मार्च 1993 से लेके मार्च 1994 तक अगेन स्ट्राइक पे बैठी रही। तो गवर्नमेंट ने क्या कंक्लूजन निकाला, गवर्नमेंट बोली अब बहुत होगी स्ट्राइक, अब गुड्स आपके लिए फ्रीली फ्लेक्सिबल कर दिए हैं, पूरे के पूरे फुली कन्वर्टेबल है किस पर, ऑल अमाउंट रिगार्डिंग, जितने भी गुड्स से रिगार्डिंग जितना भी अमाउंट होगा वो फ्रीली कन्वर्टेबल है किस पर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पर। तो और इंडिविजुअल आइटम को अभी भी उन्होंने 60 और 40% रखा हुआ था, 60 फ्लेक्सिबल और 40 फिक्स। तो गवर्नमेंट बोली नहीं, हमें अभी भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं चाहिए। तो वो अगेन उसका अपोजिशन करने लगी और वो अगेन स्ट्राइक पे बैठने लगी। तो गवर्नमेंट बोली आपको क्या चाहिए, आप हमें बताइए। तो पब्लिक बोली हमें क्या चाहिए, पूरा अमाउंट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चाहिए। तो मार्च गवर्नमेंट ने क्या कंक्लूजन निकाला, अब स्ट्राइक छोड़ो और अब क्या करो, अब पूरा का पूरा करंट अकाउंट होल करंट अकाउंट फुली कन्वर्टेबल कर दिया किस पर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पर, जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। तो ये हुआ हमारा इसका सफ़र, जहाँ पर पहले हमारा कौन सा सिस्टम चलता था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, बाद में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आया किसकी हेल्प से, पब्लिक की स्ट्राइक की हेल्प से। तो उन्होंने वो 2-3 बार मतलब कि स्ट्राइक पे बैठकर ये चीज़ लेके आई है। तो इस चैप्टर में ये आप इसके बारे में एक्सचेंज सिस्टम के कितने टाइप है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो हमेशा लेस रहता है किससे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से, क्योंकि हमारा जो आरबीआई का रुपीज़ है वो स्ट्रॉन्ग रहता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का रुपीज़ क्या रहता है, वीक रहता है। इस करके फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हमेशा लेस रहेगा किससे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। तो नेक्स्ट आप कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।